तो बिहार विधानसभा में आज 1,76,990 करोड़ का बजट पेश किया गया। बजट का आकार पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया गया और इसे सरकार अपनी उपलब्धि भी मान रही है। इस बार बजट का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बिजली पर है। शिक्षा के लिए बजट में सबसे ज्यादा 31,125 करोड़ का आवंटन किया गया, लेकिन इस बजट में जिन पर ध्यान नहीं दिया गया वो है प्रदेश के हजारों लाखों बेरोजगार जो टकटकी लगाए बैठे थे कि उनके लिए भी वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ निकलेगा, लेकिन शायद उनकी उम्मीद बजट पेश करते ही दम तोड़ गई। अब सरकार जहां इस बजट को शानदार बता रही है तो वहीं विपक्ष इसमें खामियां गिनवा रहा है, लेकिन फर्क तो उन लाखों करोड़ों लोगों को पड़ रहा है जिनको इस बजट से कुछ नहीं मिला। और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए आपको सुनाते हैं सुशील मोदी ने इस बजट पर क्या कुछ कहा है। जो एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर वो 84,672 करोड़ है। यानी हमको जो आमदनी होगी, जो आय होगी अलग अलग स्रोतों से जो मिलेगा वह 1,58,000। इसमें 1,22,000 करोड़ इस सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको प्राप्त होगा, जिसमें केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 76,172 करोड़, और सड़क है, बिजली है, सिंचाई की परियोजना है। ये जो काम है, जो इसमें परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, ये 40,250 करोड़ है। रेवेन्यू सरप्लस कहा जाता है जो 21,311 करोड़ है। तो ये 18% है करीब कुल बजट का। तो 32,125 करोड़ ये केवल एजुकेशन पर खर्च होगा। इन दोनों को जोड़ दें, पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ने पर 17,397 करोड़ रुपया, 17,000 करोड़ ये रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और ग्रामीण कार्य विभाग। सरकार को कहां कहां से राजस्व प्राप्त होता है, राज्य के रेवेन्यू का सोर्स क्या है, तो देखेंगे 42% जो है, जो टोटल रेवेन्यू है उसका 42% ये सेंट्रल टैक्सेस के हिस्से के रूप में है, और केंद्र की सरकार के सहायता अनुदान ये 25.62% है, और फिर राज्य का अपना जो कर राजस्व है, होम टैक्स रेवेन्यू, वो 17.10% है। तो बजट कैसा था, किसे क्या मिला और किसे निराशा हाथ लगे? विकास को लेकर यह बजट तो बड़ा है, लेकिन रोजगार के लिए क्या कुछ किया गया? अब यही सारे सवाल एक एक कर सामने आ रहे हैं। हम भी इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे और हमारे साथ आज कुछ गेस्ट भी जुड़े हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जुड़े हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं बिहार के। वहीं हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जुड़े हैं, एमएलसी जेडीयू के हैं, और बीआईए के उपाध्यक्ष संजय भरतिया साहब भी जुड़े हैं। तपन शांडिल्य हैं, अर्थशास्त्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप चारों से एक ही सवाल पूछूंगा और बिल्कुल संक्षेप में जवाब चाहूंगा। सबसे पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, आप वित्त मंत्री रहे हैं, ये बजट कैसा है? ये मुझको बोलना है? जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। ये रूटीन बजट है, इसमें कोई विशेष मतलब कोई वैसी योजनाओं का जिक्र नहीं है जिससे कहा जाए कि कोई विशेष है ये। और मुझको तो अपेक्षा थी कि डबल इंजन की सरकार है तो इस बार कुछ बजट में विशेष दिखेगा जी, मगर विशेष नहीं दिखा है। जो रूटीन हर साल होता है उसमें थोड़ा बहुत कमी और बेसी करके बढ़ाया घटाया गया। चलिए, मैं उपेंद्र जी के पास चलूंगा। उपेंद्र जी, आपकी सरकार है, आप बजट को क्या सोच के देख रहे हैं, क्या देखते हैं बजट में, क्या खास है? निश्चित रूप से यह बजट स्वागत योग्य है और जनोन्मुखी है, और इसमें जो बिहार सरकार ने जो लक्ष्य किया है
निश्चित रूप से बिहार की ग्रामीण जनता को ध्यान में रख के किया है, मानव विकास को ध्यान में रख के किया है। यही कारण है कि शिक्षा पर भी बजट इस बार बढ़ा है और हर एक क्षेत्रों में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं पहले से, उसी प्राथमिकता के आधार पर हम आज भी काम कर रहे हैं। और पहले से जो बिहार की जो आज जो तस्वीर बदली है, तो निश्चित रूप से अब आप कल्पना कीजिए कि 2004 और 5 में इसी बिहार में मात्र 23,885 करोड़ रुपए का बजट पास होता था। अब आज इतने दिनों में, पिछले साल भी 2017-18 में 7 गुना बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपया के 1,000 करोड़ रुपया का बजट हम भी मानते हैं और उसमें कुछ बजट का आकार आपका बढ़ गया, आप उपलब्धि बता रहे, लेकिन सवाल वही कि रोजगार के लिए क्या किया गया। विकास की बात तो हम भी मानते हैं। संजय भरतिया साहब, आप उद्योगों के बारे में समझ रखते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्या मायने रखते हैं यह बजट आपके लिए? जी, मैं बिहार के व्यवसाय और उद्योग के नज़रिए से इस बजट के बारे में बताना चाहूँगा। बिल्कुल संक्षेप में जवाब दें ताकि आगे मैं कार्यक्रम को बढ़ा पाऊँ। कि हमें ऊर्जा में और सड़क में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, उसमें विकास बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हमने जो कहा था कि उद्योग विभाग के बजट में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि उद्योगों को और व्यवसाय को जो बढ़ावा चाहिए वो मिलना चाहिए। वो नहीं हो पाया तो शायद सप्लीमेंट्री डिमांड में होगा, लेकिन आधारभूत संरचना पे बिहार सरकार ध्यान दे रही है, यह स्वागत योग्य है। चलिए, उद्योग विभाग के भी बजट में भी बढ़ावा होना चाहिए था। तपन जी, आप अर्थशास्त्री हैं, आपको कैसा लग रहा है ये बजट? देखिए, बजट तो स्वागत योग्य है। मैं विशेषकर शिक्षा पर आपको 2 शब्द बताना चाहूँगा जी कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है इस बार के बजट में। बजट का आकार भी बड़ा है और प्लान एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था और किसी भी राज्य के विकास के लिए प्लान एक्सपेंडिचर पर इन्वेस्टमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो सरकार ने इस बार देखा कि 3 बड़े यूनिवर्सिटी और कई इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का अपने बजट में प्रावधान किया है। तो ये एक शुभ संकेत है शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपने बजट को बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने की जो बात है कि रोजगार कैसे दिया जाए, युवा के लिए उस प्रकार का कोई मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कोई स्कीम्स को बिहार सरकार ने इस पर अपने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। तो होना यह चाहिए था जी कि युवाओं के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए सरकार को कोई विशेष प्रोग्राम इस बार बजट से उम्मीद की गई थी कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जो यूथ को एक दिशा दे सके और यूथ के लिए कुछ किया जा सके। तो तपन जी, आप मानते हैं कि युवाओं के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं किया गया है? हाँ, विशेष युवाओं के लिए नहीं है जो होना चाहिए था। जी, चलिए मैं अब्दुल बारिश सिद्दीकी साहब के पास चलूंगा। सिद्दीकी साहब, ITI कॉलेज खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं, हजारों लाखों लोग जो बच्चे हैं वो वहां से पढ़कर निकलेंगे, लेकिन रोजगार के लिए क्या, रोजगार कैसे मुहैया कराया जाएगा? तमाम चीजें हैं, इस बजट को लेकर आकार बढ़ा दिया गया, विकास की झलक भी दिख रही है दूरदर्शी, लेकिन रोजगार का क्या? जो लाखों लोग, जो लाखों युवक बेरोजगार है, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। बजट है और जो एक तरह से मैं काम चलाओ व्यवस्था के लिए, अब जैसे उपेंद्र जी चले गए 2005 और 6 में जी, 2005 और 6 में मेरे ही साथ थे, और अभी उनसे पूछिए कि ये 1,76,000 करोड़ रुपए में 1,28,000 या 1,30,000 से ज्यादा राशि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है, जो विभिन्न मद में विभिन्न स्कीमों में आएगी जी। और वित्त मंत्री ने खुद जो अपना बजट रखा है, इसमें उन्होंने कहा है कि पिछले बजट से सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया जो है, 10,000 करोड़ रुपया जो है ज्यादा का बजट है। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम फोकस कर दें कि 1,76,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट है, मगर जब 31 मार्च खत्म होगा तब हम असल विश्लेषण करेंगे कि हमारा बजटीय प्रावधान जितना था उसमें से हमने कितना खर्च किया।
अब मान लीजिए कि सरकार हर बार बजटरी प्रोविजन करती है, चाहे मेरे टाइम में हो या अभी हो या जो भी सरकार करती हो, मगर पैसे का खर्च नहीं कर पाती है। जहां तक रोजगार का सवाल है जी, रोजगार के लिए कोई आदमी तो सोचा, हमने यही कहा कि डबल इंजन की सरकार है। लोगों ने कहा था कि 15 लाख हर के खाता में जाएंगे, करोड़ों लोगों को रोजगार हर वर्ष मिलेगा वगैरह कहा था इन्होंने। तो मुझको लगता था कि डबल इंजन की सरकार है तो इस बार रोजगार मुखी बजट होगा, और अब बिहार के लोगों को पलायन करके पंजाब, हरियाणा और दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा। और अरे भाई, आप 10,000 करोड़ रुपया बढ़ाएं, आप पूरा किताब पढ़ जाइए, किसी में ज्यादा किसी में कम है पिछले साल से। तो रोजगार के मामले में और गरीबों के मामले में और पिछड़ों के मामले में उनको अपलिफ्ट करने के मामले में बजट निराशाजनक है। चलिए उपेंद्र जी, आप सुन पा रहे होंगे जो आरोप सिद्दीकी साहब लगा रहे हैं। क्या वाकई सरकार को ध्यान नहीं था कि रोजगार के लिए भी कुछ किया जाए, उद्योगों के लिए भी किया जाए, निवेश के लिए? विदेश तक जा रहे हैं सीएम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि निवेश के लिए कुछ नहीं किया गया खास। सिद्दीकी के प्रति मेरा सम्मान है, वो नेता हैं जी, उनको मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जहां तक सवाल है केंद्र, तो मैं ये कह रहा हूं कि बिहार को क्या अन्य राज्यों के जो हिस्सेदारी होती है उससे अलग बिहार को हिस्सेदारी मिली है? जो राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है केंद्र से वही मिल रही है, अलग से तो कुछ मिल नहीं रही है। और यह 2004-05 में भी जितनी केंद्र से जितना राज्य का अपना योगदान रिसोर्सेज रहते हैं उसके रेशियो में केंद्र से उस समय भी सहयोग मिला होगा, आज भी मिल रहा है। हमारे आंतरिक सोर्सेज में हमने बढ़ोतरी किया है। और जब झारखंड बंटने के बाद बिहार का जो आंतरिक स्थिति है, जहां तक आप इंडस्ट्री बेस बात कर रहे हैं बजटीय प्रावधान का, तो अभी बिहार की जो स्थिति रही है रॉ मटेरियल के हिसाब से, तो जो बिहार के भूभाग है इसमें कृषि जनित ही उद्योग पर जोर दिया जा सकता है। और यदि हम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ रोजगार मिलेंगे। नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, आपकी बात मान रहा हूं कि आप ITI खोल रहे हैं और दूसरी बात खोल रहे हैं, लेकिन रोजगार कैसे देंगे? नहीं, और जी नहीं, और भी बात आप सुन लीजिए ना हमारी बात जी। और चूंकि बिहार एक ऐसा प्रांत है जिसमें 76% आबादी बिहार कृषि पर निर्भर करती है, तो निश्चित रूप से कृषि भी बहुत सारी आबादी को रोजगार देती है। हम उसमें यही कारण है कि आज किसानों के बिहार में स्थिति में सुधार हुई है। और हाल के दिनों, विगत दिनों तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया कि बिहार से जो मजदूर हमारे राज्य में आते थे, जो आर्थिक व्यवस्था को बैलेंस करते थे, आज बिहार से मजदूर आना बंद हो गया। इसका मतलब है कि बिहारियों को बिहार में काम मिल रहे हैं। नहीं तो आप ये मान रहे हैं कि वो लोग कृषि पलायन करने की बात नहीं है जी? क्या वो खेती में आ गए लेकिन पलायन नहीं रुक पाया है? जी, स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आप पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां हमारे मजदूर नहीं जा रहे, बिहार से लोग नहीं जा रहे, तो आप क्या कह रहे हैं? क्या वो लोग खेती में जुड़ गए हैं? आप 70 से ज्यादा प्रतिशत लोगों की बात कर रहे हैं कि खेती पर डिपेंड है, क्या वो खेती में कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, पलायन रोक पाए आप? नहीं, जीविकोपार्जन मतलब रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं होता है जी। रोजगार के मतलब, और जहां तक इंडस्ट्री का मामला है तो बिहार सरकार तो स्टार्टअप भी प्रोग्राम यहां पर चलाया है, उसके लिए 500 करोड़ का भी प्रावधान किया है। तो ऐसी बातें ने उधर भी ध्यान दी जा रही है। लेकिन जो आधारभूत संरचना जो बिहार में बिल्कुल ध्वस्त था, आदरणीय नीतीश कुमार जी गड्ढा से बिहार को प्लेन से ऊपर उठा रहे हैं। इसलिए ये बजट स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से इसमें मानव विकास पर ध्यान दिया गया है। संजय जी के पास चलता हूं। संजय जी, स्टार्टअप योजनाओं की बात कर रहे हैं उपेंद्र जी, तमाम तरह की बात बता रहे हैं कि यहाँ पंजाब में अब लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना आसान है स्टार्टअप में लोन मिल जाना या फिर सरकारी मदद मिल जाना? उसके लिए भी चक्कर काटने पड़ते हैं। देखिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रोजगार के बारे में जो बातें की जा रही हैं जी, वो बातें कुछ हद तक सही हैं, लेकिन रोजगार को जनरल व्यवसाय से और उद्योग से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। आज के दिन सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है, रोड्स डेवलप कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रही है। हम आशा करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है बिहार की, जो स्टार्टअप पॉलिसी है, वो भी लागू की जाएगी अच्छी तरीके से। तो रोजगार जो क्रिएटेड होता है वो जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिंक्ड है जी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होता है तो रोजगार भी आएंगे, ऐसा हमारा मानना है।
तपन शांडिल्य जी, आप अभी आपसे मैं सवाल करूंगा कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो वो पेश किया गया और देश से भी ज्यादा विकास गति से बिहार भाग रहा है ये कहा गया, लेकिन गति तो बढ़ गई, रोजगार मिलने की जो गति वो बढ़ पाई क्या? आप क्या कहेंगे? नहीं, एक तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि नीतीश जी के सरकार को का ये जो बजट है ये स्वागत योग्य है जी, लेकिन जो विकास दर दिखाया गया है तो इसको इस विकास दर को हमें सर्विस सेक्टर से भी मापना चाहिए कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे यहाँ जो ये दोनों सेक्टर है वो रोजगार देने में समर्थ नहीं रही है। लेकिन जो आज़ादी के बाद और अभी वर्तमान समय तक सरकार का जो विकास की यात्रा रही है, उस विकास के यात्रा में नीतीश जी के ये सरकार ने ये बजट को जो पेश किया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। बहुत से काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में ट्रिकल डाउन थ्योरी के आधार पर एम्प्लॉयमेंट भी कुछ दूर हुआ है, क्योंकि किसी भी राज्य में एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दो बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ये दो कारण। तो सरकार हमेशा प्रयास किया है कि हम एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें और पॉवर्टी को समाप्त करें। तो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त करने के लिए सरकार का प्रयास रहा है कि एग्रीकल्चर बेस हम इंडस्ट्री को डेवलप करें, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या जो बिहार राज्य की है वो एग्रीकल्चर पर बेस है। तो कोशिश यही रही है सरकार की कि एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री को डेवलप करके रोजगार को बढ़ाया जाए। लेकिन हमारा यह कहना है कि वर्तमान समय में एक चीज वर्तमान समय में और कृषि को कैसे रोजगार मुखी बनाया जाएगा। सिद्दीकी साहब, सर्विस सेक्टर को भी देखना आवश्यक है। जी बिल्कुल, आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें सिद्दीकी साहब, तो जो रिपोर्ट पेश किया गया, बताया गया कि बिहार दुगने गति से भाग रहा है। देश का जो विकास की दर है उससे भी ज्यादा विकास की दर बिहार की है। क्या इस रिपोर्ट को मानते हैं? अब क्या कहेंगे इसे लेकर आप? देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, जो कल हमने भी देखा, अगर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही अगर पूरी बातों को देखें तो शिवहर है, अरवल है, सुपौल है, अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है, मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के वहां के प्रति व्यक्ति की आमदनी का औसत क्या है, ये आंख खोल देगा कि हम किस हद तक तरक्की किए। अब जी बताएं सिद्दीकी साहब। अब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रति व्यक्ति का औसत आमदनी का रेशियो देख लीजिए, तब पता चल जाएगा कि नीतीश जी के राज में हम अमेरिका पहुंच गए कि इंग्लैंड पहुंच गए। चलिए, फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि बजट जो भी हो, जैसा भी हो, ये सोचकर बनाया जाता है कि प्रदेश की जनता का भला होगा, और होगा भी। कुछ लोग निराश जरूर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो बजट बड़ा तो है और विकास की उम्मीद भी इसमें दिख रही, लेकिन सवाल उन लाखों बेरोजगार लोगों का है जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब सरकार उनकी तरफ के लिए, उनके लिए बेहतरी के लिए, उनके रोजगार के लिए फैसले लेंगे। लेकिन हमें भी इंतजार रहेगा जब इन मुद्दों पर सरकार गंभीरता से सोचेगी। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।